ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे, ठीक है। उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट सेकेंड फाइनल हो चुका था और ये हमारा प्रैक्टिस सेट कितना है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। लेकिन इसके पहले हम आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आज बता देने वाले हैं, ठीक है, कि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आपके लिए और हमारे लिए भी ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए ज़्यादातर अच्छा सोचा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का जो इम्पॉर्टेंट जो नोटिस है ये क्या है आपका, कि पहला नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, पहला नंबर ये है कि जो हमारी क्लास आप देखेंगे कि हम रिकॉर्डेड यहाँ पे क्लास को डालते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास होता है जनरल साइंस का, तो आपका देखेंगे कि यहाँ पे एक क्लास होता है, एक सब्जेक्ट और है जो उसको हम पढ़ाते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन देखेंगे कि ये डेली बेसिस पर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे एक कमी है कि ये डेली बेसिस पर नहीं हो पा रहा है आपका क्लास। इसका मेन कारण है कि जो है चैनल पर ज़्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्लास को नहीं ले रहे हैं। इसके चक्कर में ये भी कभी कभी डिले हो जाता है, ठीक है, दो क्लास लेने के चक्कर में ये भी आपका गड़बड़ हो जाता है, ये भी हम क्लास नहीं ले पाते हैं। तो इसका मेन सोल्यूशन ये है कि जो आपका क्लास है ये हम लाइव यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है, लाइव यहाँ पे आपको क्लास कराने वाले हैं, ठीक है। वो भी लाइव कब होगा उसका भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। आज पूरा ध्यान से सुनिएगा कब इसको हम किस तरह से बताएंगे। दूसरी बात ये है आपका कि जो आपका लाइव होगा ये कम से कम आप 5000 से 10,000 के बीच में अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5000 से 10,000 के बीच में सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम यहाँ पे जो है क्लासेस को लेंगे, ठीक है, क्लासेस को लाइव क्लास लेंगे। क्योंकि देखिए कुछ संसाधन हमारे पास है, कुछ संसाधन नहीं है, जो है फुलफिल कर लेंगे। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइंस पढ़ाते हैं, केवल साइंस से आपका जो काम नहीं चलेगा, साइंस हो या रीजनिंग से काम नहीं चलेगा। जो आपका सिलेक्शन होता है आपको भी पता है कि कितना सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक ना, कितना पढ़ना पड़ता है। देखिए आप मैथ है, ठीक है, मैथ में कितने सारे चैप्टर आपको जानकारी होगा। मैथ के बाद से आप ये है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग थोड़ा सा आसान होता है लेकिन बिना पढ़े तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी आपको भी पता है। उसके बाद से तीसरा आता है जीएस, ठीक है। अब जीएस में कितने सारे पार्ट होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। जीएस में कितना होता है आपका, हिस्ट्री होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है। उसके बाद से क्या होता है आपका यहाँ पे जो आपका ये जनरल साइंस का होता है, ठीक है, साइंस पूरे आता है यहाँ पे। उसके बाद से कंप्यूटर का भी पार्ट होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके यहाँ पे इसका पार्ट होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके। आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक जीके होता है यहाँ पे होता है, किसी जितना भी एग्जाम होता है आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये गुफा कहाँ का है, ठीक है, ये चित्रकला कहाँ के है, ये आपका जो है नृत्य किस राज्य से लिया गया है, इस राज्य के नृत्य कौन कौन से इतना है, ये सब क्वेश्चन आपको देखे होंगे। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, नृत्य से हुआ, आपको आर्ट से हुआ, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे उसमें एक चीज़ और होता है, साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपका पूछा। जैसे अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। करेंट अफेयर तो एक अलग चीज़ हो, करेंट अफेयर क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तब जाके आपका जो एग्ज़ाम में ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मेरा मेन बेसिक है कि हम लोग यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा कुछ बड़ा करने वाले हैं। बहुत सारे जो टीचर हैं वो हमसे जुड़े हैं लेकिन ज़्यादा प्रोग्रेस ना होने की वजह से हम उनको नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। जो भी संसाधन है उसमें वो लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो आपसे थोड़ा यही निवेदन, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी सारे लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट इसलिए करिए ताकि हमको ये लगे कि हमारी क्या कमी है। बहुत सारे ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास सब है, लेकिन कुछ ना कुछ जो व्यूअर है, जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये लगता है भाई इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है आप कमेंट करिए, हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना है उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और टीचर यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट के, आप एसएससी में देख लीजिए, तो एसएससी में आपका क्या आता है, जो आपका इंग्लिश का जो आता है, ठीक है। तो इन्हीं पे आप देखेंगे ये जो इंग्लिश के हैं बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो हमारे संपर्क में हैं, ठीक है। लेकिन वही है ज़्यादा प्रोग्रेस ना होने की वजह से अभी वो जो उनको हम अपने पास जो है रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे हम इसलिए आज बताएं, हालांकि हर वीडियो में आप देखिएगा इतना ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा आपका जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि पिछली क्लास में क्या चला था, अब क्या चल रहा है, आगे हम क्या देखेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियो होने की वजह से आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लाइव क्लास हम जो है इसको जल्द ही लेंगे ताकि ये सब सारा झंझट खत्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आपको एक फ्रेश कंटेंट, ठीक है, बेहतर कंटेंट यहाँ पे देने की पूरी कोशिश करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट देखें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टीचर हैं यहाँ पे टाइम को दिए हुए हैं, ठीक है।
तो आप देखिए कि आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइबर को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कराइए ताकि हम लोगों को यहाँ पे जोड़े, ठीक है। तो क्लासेज जो आपकी होगी डेली बेसिस पे, यहाँ पे जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, ये सब सारे जो सब्जेक्ट हैं डेली बेसिस पे क्या होगी, आपके लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है। तो यही सब चीज़ आपको थोड़ा सा बताना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद से भी अगर कोई आपको क्यूरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस ये था इतना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कल भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो है हम क्लास को देख रहे थे जनरल साइंस, तो आज इसके बाद जो है क्लास को देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे आपका जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो कौन सा जल बनेगा। थोड़ा सा डॉट डॉट है, खाली स्थान है जो कि यहाँ पे नहीं हो पाया है, ठीक है। कोशिश करिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप किया जाता है तो क्या और जल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कि क्या और जल बनेगा, यानी कि इसमें से एक और बनता है और फिर वाटर बनता है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जब से एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CH3COOS, ये एसिटिक अम्ल होता है। और एक होता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है NaOS, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो इससे जब आप कराएंगे तो क्या बनता है आपका, यहाँ पे बनेगा आपको ये जो सोडियम है यहाँ से आपका हाइड्रोजन हट जाएगा, ये बनेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये बनेगा CH3COONA, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से लिखेंगे, ये आपका बनता है सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये बनेगा CH3COONA, ठीक है। और क्या बनता है आपका H2O बनता है, वाटर, जो कि क्या कह रहा है यहाँ पे जल बनेगा, ये भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। और ये आपका क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है जैसे आपको दिया गया है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और वो आपका क्या CH3COONA, ये आपका होता है सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ये आपका क्या है, ये है आपका वाटर, ठीक है, ये आपका वाटर है। तो इस तरह से आपका जो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो आपका क्या बनता है, जल बनेगा। और यहाँ का पूछ रहा है क्या बनता है, तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, CH3COONA, यही आपको पूछ रहा था। तो सोडियम एसीटेट यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे है आपका सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपको यही पूछ रहा था, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। हम बहुत दिन से आपको कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का क्लास लेंगे, जैसा कि आपको शुरू में बताए हैं कि जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, बहुत सारा दिक्कत इसमें होता है एडिट करने में, चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम वही सब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसको लाइव क्लास जो है लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको भी थोड़ा सा लगेगा कि भाई हमको लाइव लेना चाहिए, यहाँ पे जो है लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, और भी सारे सब्जेक्ट जो आपको बताए हैं, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं, जैसे कि सब आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप सपोर्ट करिए ताकि हम इसको और भी सारा जो है विस्तार से उसको किया जाए, आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे सब्जेक्ट एक जगह आपको मिल जाए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द आपको दिया गया है प्रकार्यात्मक समूह, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, या ठीक है, ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का क्या काम होता है, ये किसी यौगिक के रासायनिक गुण को बताते हैं, ठीक है, कोई यौगिक को उसका रासायनिक गुण को बताते हैं। जैसे देखिए फंक्शनल ग्रुप कई तरह के आपके होते हैं, जैसे आपको ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, इसका क्या होता है CHO, ठीक है। इसी तरह से आपका कीटोन का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका कीटोन का होता है। इस तरह से आप देखेंगे ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर का क्या होता है, यहाँ पे ये होता है COOR, ये होता है। इसी तरह से आपका है
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH होता है। इसी तरह से आप देखेंगे अमाइन का, ठीक है, अमाइन का क्या होता है, ये होता है NH2, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हैं, ये आपकी फंक्शनल ग्रुप है, ये जो जितने भी आपके हैं ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको पूछ रहा था कि किसी यौगिक का जो यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह का क्या निर्धारित करता है, तो उस यौगिक का क्या करता है, रासायनिक गुण को ये यहाँ पे निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है कि इसका रासायनिक गुण यहाँ पे आपका निर्धारित करता है, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे मापने के लिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रक्तचाप मापने में, ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्फिग्मो मैनोमीटर का जो आपका होता है इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो रक्तदाब होता है, स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, स्वस्थ, यहाँ पे अगर कहा जाए कि स्वस्थ मनुष्य का, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य, ये भी आपको पूछता है कि रक्तदाब कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं BP, ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसका वैल्यू 120/80 होता है, 120/80 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको जो है ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक जो होती हैं उसके राइबोसोम की उप इकाइयाँ संरचना क्या होती हैं, ठीक है। तो राइबोसोम की उप इकाई संरचना कितनी होती है, ये आपकी ये होती है 50S, मतलब यहाँ पे 50S, ठीक है, और 30S होती है, ठीक है। 50S यहाँ पे होती है, 50S और 30S होता है, ठीक है। दो होता है, ये आपका किस में होता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है। एक होता है आपका यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में कितना होता है, ये होता है 60S और 30S होता है, ठीक है। ये दो होता है आपका, ठीक है, 60, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं होता है, ये आपका 40 होता है, ठीक है, 40S होता है। ये आपका यूकैरियोटिक में होता है, ये प्रोकैरियोटिक में 50 और 30 होता है। तो इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। आपको जो ये है आपका थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ जो 5 है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे S होगा, 50S होगा, 40S होगा, 40S होगा, 60S होगा, ये आपके सारा क्या है, S है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। आंसर जो आपका ये होगा 50S और 30S, ये आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में 60-40 होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और भी सारा इसका जो डिटेल है हम जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन के माध्यम आपको दिखा दिए, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन है सब आपको पूछे गए हैं, ठीक है। कौन क्वेश्चन किसके लिए है ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है, ठीक है। वनों और वन्य जीव के लिए सबसे कम जो है यहाँ पे कम हानिकारक है। ये आपका पहला है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में वनों का उपयोग करना, ठीक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है कि गैर कास्ट वन उत्पाद, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके जनजातीय लोग होते हैं, ठीक है, उनके आजीविका के लिए महत्वपूर्ण जो है ये स्रोत होता है गैर कास्ट वन उत्पाद, ठीक है। उनके आजीविका के लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है, गैर कास्ट वन उत्पाद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। तो सबसे कम जो आपका यहाँ पे हानिकारक होता है यही होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर कास्ट वन उत्पाद, ठीक है। ये आपके जनजाति लोगों के जो आजीविका के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। जैसे उसको क्या बनाते हैं, बांस बनाते हैं, बेत बनाते हैं, ठीक है, पत्तियाँ होती हैं, उससे वैक्सीन आपके ये रेजिन बनाते हैं, गम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जो है यहाँ पे आपको बनाते हैं, ठीक है। तो वनों का वृक्षारोपण ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यह कि हानिकारक वृक्षारोपण में कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये मतलब ये बहुत अच्छा है, ठीक है। वन क्षेत्रों में सड़कों और बांधों का निर्माण ये भी आपका गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि गैर कास्ट का वन उत्पाद का संग्रह ये कम हानिकारक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि निम्न में से कौन सी 7 जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग के उपचार के लिए होता है, ठीक है। तो उपचार के लिए इसमें जो भारत में पाया जाता है कौन क्या होता है आपका, ये होता है सर्पगंधा, ठीक है, सर्पगंधा होता है, ठीक है, सर्पगंधा ये होता है जड़ी बूटी, ठीक है, जो कि आपका क्या है भारत में पाया जाता है,
और इसका जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये होता है राओल्फिया, ठीक है, राओल्फिया, ठीक है, राओल्फिया यहाँ पे होता है राओल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, सरपेंटिना, ठीक है, राओल्फिया सरपेंटिना होता है, इसका नाम होता है सर्प, जो सर्पगंधा होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है, वानस्पतिक, ठीक है, वानस्पतिक नाम इसका क्या होता है, राओल्फिया सरपेंटिना। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो जो आपको उपचार में किया जाता है क्या होता है, सर्पगंधा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तुलसी का उपचार किस में होता है, सर्दी में, खांसी में, ठीक है, सर्दी, खांसी, ठीक है। उसके बाद से आपके श्वास संबंधी जो आपके प्रॉब्लम होती है, श्वास संबंधित जो आपके दिक्कत होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दंत रोग में आपका उपयोग किया जाता है, जो दांत के जो रोग होते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है तुलसी का, ठीक है। तो ये भी आपका होता है ऑप्शन में, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सर्पगंधा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहा गया कि जल की कठोरता का उपयोग करके दूर किया जा सकता है, ठीक है। जल की कठोरता इसमें से किससे दूर की जा सकती है, तो ये होता है आपका धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा से की जा सकती है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है Na2CO3, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। फार्मूला होता है Na2CO3, ये आपका होता है धावन सोडा का फार्मूला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों, ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, तो जो आपके लैरिक्स होते हैं, ठीक है, जो लैरिक्स के विकास के कारण होता है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है, जो स्वर तंत्र जिसको लैरिक्स कहते हैं, इसके विकास के कारण क्या होता है आपका जो है यौनारंभ के दौरान क्या होता है, आवाज़ यहाँ पे चेंज हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है कार्बन के समान श्रृंखलन गुण का प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कार्बन के समान श्रृंखलन गुण को कौन सा प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो आपको पता है ग्रुप नंबर जो 14 होता है यहाँ पे, ठीक है, 4th A, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से होता है, ठीक है, ये होता है कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, लेड होता है, Pb, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं ग्रुप नंबर 14 के, ये आपके क्या होते हैं, कार्बन का श्रृंखला से सारे आपके क्या एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। P ब्लॉक के सारे एलिमेंट होते हैं, P ब्लॉक के ये आपके एलिमेंट होते हैं, जो कि ये आपका कह रहा था कि कौन सा है इसमें, तो आप देखिए पोटेशियम है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिलिकॉन जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। सिलिकॉन का होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 14, परमाणु यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ये आपका 28 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 का होता है। तो ये आपका पूछ रहा था कि कार्बन के यहाँ पे समान श्रृंखलन का जो कार्बन के होते हैं कौन सा प्रदर्शित करता है, तो बाकी ये सब तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि किसी सीधे धारावाहिक चालक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ये इतना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होगा। इसको ध्यान से देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से अभिलक्षणिक को सुमेलित करना है, ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे आपको ABCD करके दिया है, पहले यहाँ पे सुमेलित कर लेंगे, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या, ठीक है, तो एक समूह होता है, एक क्या होता है आपका आवर्त होता है, पीरियड होता है, ठीक है, ग्रुप और पीरियड होता है। तो आपका ग्रुप कितना होता है, समूह कितना होगा 18, 7 कितना होता है, पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, समूहों की संख्या कितनी होगी, तो समूह कितना होगा 18, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए आवर्तों में कुल संख्या, आवर्तों की कुल संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। उसके बाद से के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो के कोष में कितना होगा, अगर 2n² से निकालते हैं यहाँ पे 2n², n बराबर अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आसानी से आपका यहाँ पे जो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा के उपकोषल कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद से आपका यहाँ पे m कोष के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका क्या 2n², अगर n बराबर 2 रखेंगे कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसके बाद हम देख चुके हैं के एल एम एन, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एल के लिए कितना होता है 18 होता है, ठीक है, एल के लिए कितना होता है 18। तो ये आपका निकल के आया है कि क्या आया है, फर्स्ट का आपका यहाँ पे फर्स्ट का क्या निकल के आया है, फर्स्ट का आपका ए है, सेकेंड का क्या है आपका, सेकेंड का आपका
डी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकेंड का हो गया, थर्ड का क्या आया है, थर्ड का आप देखेंगे यहाँ पे क्या आया, इसके लिए बी आया है, ठीक है, ये बी आया है। और उसके बाद से आपका यहाँ पे फोर्थ का क्या आया है, सी आया है, और फिफ्थ का क्या आया है, ई आया है, ठीक है। तो ए डी बी सी ई, ए डी बी सी ई अगर देखेंगे इसमें क्या है कि ए डी बी सी ई, ये देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ फर्स्ट का ए, सेकेंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, और इसके बाद से ई आया है। यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ का सी ई आया है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन था कि ठीक है सुमेलित करना था क्या होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नहीं है, इसको मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था, ठीक है। इसको बताना था इसमें से, ठीक है। ये था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जो उसका विद्युत चुंबकीय यहाँ पे अभिभाव के में परिवर्तन की जो दर होता है, ये क्या होता है, इसके ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय अभिभाव के परिवर्तन की दर, ठीक है। इसको फैराडे ने दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म में अच्छे से इसको देखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो फिजिक्स का जो चैप्टर देखे तो उसमें अच्छे से देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहें तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। उसमें हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि ईएमएफ जो होता है वो चुंबकीय अभिभाव में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, फल के रूप में विकसित होता है। स्त्री केसर, बीजांड, पंखुड़ी, अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा अंडाशय, ये आपका क्या होता है जो है आपका फल के रूप में विकसित होता है। और जो आपका परिपक्व होता है, परिपक्व, ठीक है, जो परिपक्व अंडाशय होता है, ठीक है, परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है, आपका फल कहलाता है, ठीक है। जो फल होता है परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है, आपका फल कहलाता है। ये आपका पॉइंट है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, परिपक्व अंडाशय आपका क्या फल कहलाता है। तो यहाँ पर निषेचन के बाद फल के रूप में क्या होता है आपका यहाँ पे विकसित होता है अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया कि जब किसी तांबे के तार में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर इतना वोल्ट है तो तार का प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे V = I × R का यहाँ पे फार्मूले का उपयोग करके हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो करंट दिया गया I कितना दिया गया 0.5 एम्पियर, V का वैल्यू कितना दिया गया, जो विभवांतर जो आपको कितना दिया गया 5 वोल्ट, ठीक है। और R पूछ रहा है यहाँ पे, तो R पूछ रहा है तो क्या आसानी से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो R कितना हो जाएगा V/I हो जाएगा, ये आपका R। तो R कितना हो जाएगा, V कितना है 5, ये है 5 और ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 5 × 10/5, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। 10 ओम आपका R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ओम, अब देखेंगे ऑप्शन में कहीं 10 ओम नहीं है, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये 10 ये जो हो जाएगा 10.0 ओम होगा, ये ग्राम नहीं होगा, 10.0 ओम होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 10 ओम यहाँ पे हो जाएगा 10.0 ओम, ठीक है। ये आपका इस तरह से करने का यहाँ पे था। ऑप्शन को लेकर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, कई बार आप एग्जाम में देखेंगे गलत भी दे देता है, आंसर आता ही नहीं है कुछ, ठीक है, आदमी परेशान हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं, ठीक है। ये मत कहिएगा कि हम जानबूझ कुछ वहाँ पे इस तरह किए हैं, ये क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यहाँ इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, आप देखेंगे कई बार आप कॉन्सेप्ट से इधर उधर हो जाते हैं, आंसर नहीं मिलता, आप परेशान होते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, जब आंसर आएगा, अगर नहीं आंसर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है वहाँ पे नंबर मिल जाता है बाद में, ठीक है। तो इसको इधर से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि दो प्रतिरोध ए है और बी है। ए कितना है 20 ओम, बी कितना है 30 ओम, समांतर क्रम में, ठीक है। कई बार देख चुके हैं, सीरीज है आपका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। तो इसके लिए R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरह निकालते हैं। अगर 1/ यहाँ पे R1 दिया गया है, 1/R2 दिया गया है। R1 कितना दिया गया आपका यहाँ पे देखेंगे 20 ओम, ठीक है। R2 कितना दिया गया है, यह दिया गया आपका 30 ओम, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा 1/20 ओम प्लस 1/30 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 60, इसका एलसीएम लेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/60। तो इसका जो आप निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो जाएगा 60 यहाँ पर ये नहीं होगा, R इक्विवेलेंट आप निकालें तो ये आपको उल्टा हो जाएगा 60/5 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा
12 ओम आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, कितना वोल्ट है, तो फिर यहाँ पे V/I/R का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कितना करंट यहाँ बैटरी में प्रवाहित होने वाली जो धारा है कितनी होगी। तो आई यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो V कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया, ये दिया गया 3, R कितना है, ये है 12, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं 0.25 एम्पियर, इसको बोल सकते हैं 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। एक बार और क्या है, जैसे आपको कह रहा कि 20 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में संयोजित है, यानी कि किस तरह से आपका जो फिगर होगा, किस तरह से होगा, फिगर आपका देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे। ठीक है, ये होगा इस तरह से। ठीक है, ये है आपका, उसके बाद से आपका है कि यहाँ पे ये आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना वोल्ट का है आपका, 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट है, ये आपका कितना है 20 ओम। ठीक है, 20 ओम का है, ये कितना है 30 ओम का है, ये आपका इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसको आपको समांतर क्रम में कहा रखा है, 1/R1 + 1/R2 करेंगे, 1 यहाँ पे 20 + 30 करेंगे, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 5, तो 5/60 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर से सॉल्व करेंगे तो 12 ओम आएगा। V/I/R ओम के नियम से यहाँ से इसका अप्लाई करके करंट यहाँ निकालेंगे, 3/12 आएगा। इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ये आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है। ठीक है, ध्यान देंगे, आपका क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे दिक्कत है कि 1/4 को 0.25 कैसे लिखा गया है, तो ये आपका कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे 1/4 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 में आप 4 से भाग देंगे, यहाँ से 1 में 4 से भाग देते हैं, तो पहले क्या देंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना क्या आ जाएगा 8 आएगा, ये आपका 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, 10 में से ये आपका जो है आपका हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 4 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये 0.25 आपका आ जाता है, इस तरह से आपको भाग दिया जाता है। ठीक है, कई लोगों को यहाँ भी दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक इसके पहले एक टीचर थे। ठीक है, वो पढ़ाए थे, आपको बेसिक मैथ को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो जाके वहाँ पे उनका पूरा बेसिक मैथ का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाएंगे तो अच्छा खासा वीडियो है, और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बेसिक मैथ के लिए अलग से टीचर बुला के यहाँ पे जो है क्लास को करा देंगे। ठीक है, और आपका जो है कैलकुलेशन अच्छा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप सॉल्व तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जो है ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 0.25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखेंगे आंसर हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, और पहली बात जो हम आपको शुरू में जो बताए हैं उसको थोड़ा सा केयर करके आप चाहें तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करा सकते हैं, ताकि हम लोग जिस तरह से शेड्यूल बताएं उस तरह से हम कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।